हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सो बढ़िया रहेंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 ऑफ लिवरेज। अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या देखा था, पहले वो 5 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त CS सिद्धिनाथ पांडे। ठीक है, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था हमारा टॉपिक, एक सेकेंड, लेवरेज का। ठीक है, तो लेवरेज का मतलब क्या होता है? एडवांटेज, किसी भी चीज का हम लोग कैसे एडवांटेज यूज कर सकते हैं। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग लेवरेज की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि जो बिजनेस के फिक्स्ड कॉस्ट है, जो बिजनेस के फिक्स्ड कॉस्ट है, उसका हम लोग बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने दो टाइप के देख लिया। कौन से दो थे? एक था हमारा ऑपरेटिंग के रिलेटेड और दूसरा था हमारा फाइनेंसिंग के रिलेटेड। ठीक है, तो जब भी हम बिजनेस कर रहे हैं हमको फिक्स कॉस्ट दो तरीके से लग सकता है। एक तो ऑपरेशंस करने की वजह से कुछ फिक्स कॉस्ट लग सकता है और फाइनेंसिंग की वजह से कुछ फिक्स कॉस्ट लग सकता है। ठीक है, अब ऑपरेशंस करते वक्त कौन से फिक्स कॉस्ट होते हैं? तो ऑपरेशन करते रहे हमारे फिक्स कॉस्ट होते हैं डेप्रिसिएशन, है ना, उसका एक प्राइम एग्जांपल था। और अगर हम फाइनेंसिंग कर रहे हैं तो उसके उसके साथ हमारा कौन सा फिक्स कॉस्ट होता है? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। ठीक है, तो ये जो दो फिक्स कॉस्ट है, इसको यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग हमारे लेवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे लेवरेज के दो फॉर्मूला आते हैं। एक तो आता है DOL और एक आता है DFL। ठीक है, DOL का मतलब क्या है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, और DFL का मतलब क्या है? डिग्री ऑफ फाइनेंसिंग लेवरेज। ठीक है, DOL का हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? DOL का हमारा फॉर्मूला बनता है EBIT, सॉरी, कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। ठीक है, और DFL का क्या होता है हमारा? EBIT डिवाइडेड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स। ठीक है, अब इतना पार्ट हो गया। और डिग्री ऑफ लेवरेज को कोई और फॉर्मूले से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का एक दूसरा फॉर्मूला भी है, दैट इज परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, वैसे DFL का भी हमने एक फॉर्मूला देखा था, दैट इज परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। ठीक है, तो ये था अभी तक का हमारा समरी ऑफ लेवरेज। ठीक है, लेवरेज में हम क्या कर रहे हैं? फिक्स्ड कॉस्ट को यूज करके ऑपरेशंस में कैसा फायदा उठा सकते हैं और फाइनेंशियल्स में कैसा फायदा उठा सकते हैं, वो देख रहे थे। ठीक है, अब हम लोगों ने कल एक क्वेश्चन का आपको होमवर्क दिया था। क्या आप लोगों ने वो होमवर्क किया है? आई नो द आंसर, आंसर इज नो सर। क्यों करेंगे हम? हमको थोड़ी ना पास होना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग होमवर्क का पार्ट जो था वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमारा जो परसेंटेज इंक्रीज है, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना है? 10%। अब ये इंक्रीज है डिक्रीज है नहीं बोला है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं? इसको इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अगर ये 10% से इंक्रीज हो रहा है तो मार्केट में क्या क्या चेंजेस होंगे, सॉरी हमारे प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में क्या क्या चेंजेस होंगे। तो सबसे पहले सेल्स कितने से बढ़ जाएगा? 10% से। तो 5 लाख इंटू 10% कर लो, तो कितना आ रहा है? 5,50,000। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा? 10% से बढ़ जाएगा। तो 5,000, सॉरी 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1.1, दैट विल गिव मी 2,75,000। ठीक है, दोनों को माइनस कर लो, कितना आ रहा है? दैट इज 2,75,000। फिर हमारे फिक्स्ड कॉस्ट में कुछ चेंज होने वाला है? आंसर इज नो, फिक्स्ड कॉस्ट हमारा सेम रहेगा। तो हमारा कितना आ गया? हमारा EBIT दैट इज 2,55,000। ठीक है, अब चेक कर ले क्या EBIT में कितना चेंज हुआ।
तो EBIT का चेंज चेक कर लेते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेना, ओ न्यू EBIT माइनस ओल्ड EBIT डिवाइडेड बाय ओल्ड EBIT इनटू 100। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं हम लोग, न्यू EBIT निकाल सकते हैं। तो कितना आ रहा है, 2,55,000 माइनस 2,30,000 डिवाइडेड बाय 2,30,000 इनटू 100। तो कितना चेंज आ रहा है देखते हैं, 2,55,000 माइनस 2,30,000 डिवाइडेड बाय 2,30,000 इनटू 100, दैट इज 10.87, 10.87%। ठीक है, नीचे चेक करो क्या हमारा सेम था। यस, हम लोग का आंसर देखो सेम आया है, 10.87 आया है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी आया है हमारा 10.87। मतलब हम लोगों ने क्या किया है, करेक्ट किया है। ठीक है, तो आपको इतना लंबा लंबा फॉर्मेट बना के वापस से करना नहीं पड़ता। ठीक है, बट कैसा है, अगर एग्जाम में आया, एग्जाम में आपको वापस से सेम फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आप उसी आंसर में अपना नहीं दिखा सकते ना, क्योंकि पार्ट ए अलग होता है, पार्ट बी अलग होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेम पूरा का पूरा टेबल वापस से बनाना पड़ेगा। अभी क्या, अभी तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ फॉर्म ये टेबल को। इतना पार्ट क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा इंटरेस्ट सेम रहेगा 1 लाख का, तो हम लोग का EBT कितना आ गया, 1,55,000। उसके बाद टैक्स कितना आएगा 1,55,000 पे, 30% के हिसाब से 46,500। ठीक है, माइनस कर दो इसको, तो आया हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स 1,08,500, उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस हो जाएगा 30,000। ठीक है, तो हम लोग का नेट इनकम आ रहा है 78,500, और नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का EPS आ गया 7.85। ठीक है, तो इसका भी परसेंटेज चेंज निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या आएगा, न्यू EPS माइनस ओल्ड EPS डिवाइडेड बाय ओल्ड EPS इनटू 100। तो कितना आ रहा है, 7.85 माइनस 6.10 डिवाइडेड बाय 6.10 इनटू 100, दैट विल गिव मी 28.69%। ठीक है, नीचे चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है हमारा, 28.70। ठीक है, देखो ऑलमोस्ट सेम है, तो मतलब ये भी हमारा आंसर करेक्ट है। समझ में आया, इजी सा कॉन्सेप्ट है। आप टेबल के फॉर्मेट के भी थ्रू जा सकते हो, या फिर अगर आपको टेबल फॉर्मेट नहीं समझ में आ रहा तो आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। दोनों आपको है, लाइक आपको जो कंफर्टेबल जा रहा है आप उससे कीजिए। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में कैसा हो जाता है, हमको फॉर्मूला यूज करना पड़ जाता है, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है कि दोनों में से कोई एक चीज याद करने का, आपको दोनों समझ के लेना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? चलो फटाफट से ये पार्ट आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, टेबल वापस बनाओ, हाँ, एक न्यू टेबल नीचे बनाओ, और उसका हेडिंग क्या दोगे, उसका हेडिंग क्या दोगे, परसेंट सेल्स इंक्रीज बाय 10%। यहां पे मैं लिख देता हूं, चेंज इन प्रॉफिटेबिलिटी, चेंज इन प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ड्यू टू इंक्रीज इन सेल्स बाय 10%। ठीक है, ये हेडिंग देना, और उसके बाद आपको ये सेम टेबल वापस से बनाना है। ठीक है, और आपको परसेंटेज चेंज साइड में निकाल लेना, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद रेफर कर देना कि हमने जो ऊपर फॉर्मूले से लिखा है और ये जो टेबल से बनाया वो सेम आ रहा है। ठीक है, चलो फटाफट से इतना पार्ट नोट डाउन
हो गया सबका? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अभी तक हमने दो लेवरेज देख लिए थे, एक होता है हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज, दूसरा होता है हमारा फाइनेंसिंग लेवरेज। अब एक तीसरा आता है जिसको हम बोलते हैं कॉम्बाइंड लेवरेज। क्या बोलेंगे उसको? कॉम्बाइंड लेवरेज। अब कॉम्बाइंड लेवरेज का मतलब क्या होता है? तो कॉम्बाइंड लेवरेज का सिंपल मतलब होता है कि ये देखो, यहाँ पे जब हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट है इसको कैटेगराइज कर रहे हैं ना कि ऑपरेटिंग का कौन सा फिक्स्ड कॉस्ट है और फाइनेंसिंग का फिक्स्ड कॉस्ट कौन सा है। तो जब हम इसको टोटलिटी बेसिस पे लेंगे, हम क्या करेंगे, टोटलिटी बेसिस पे लेंगे, तो हम उसको बोलेंगे कॉम्बाइंड लेवरेज। ठीक है, तो हमारा DCL, ठीक है, DCL का मतलब क्या हुआ? डिग्री ऑफ कॉम्बाइंड लेवरेज। उसका फॉर्मूला कैसा बनेगा? तो उसका फॉर्मूला बनेगा DOL मल्टीप्लाई बाय DFL। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हम क्या करते हैं, हम फाइनेंस में एडिशन करते हैं, तो एडिशन ना करके हम लोग क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ कॉम्बाइंड लेवरेज का फॉर्मूला कैसे बनेगा? ऑपरेटिंग लेवरेज मल्टीप्लाई बाय फाइनेंसिंग लेवरेज। तो अगर आप ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला जानते हो तो क्या है वो? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। और फाइनेंसिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या आता है हमारा? EBIT डिवाइडेड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स। राइट, तो अब अगर हम यहां से EBIT कैंसिल हो रहा है तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स। ठीक है, एक हमारा ये फॉर्मूला बन गया। और अगर परसेंटेज चेंज की बात करें तो परसेंटेज चेंज के टाइप पे हमारा फॉर्मूला बनेगा DOL मल्टीप्लाई बाय DFL। तो DOL क्या आएगा हमारा? परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, इससे हमारा ये वाला पार्ट कट हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ रहा है? परसेंटेज चेंज in EBIT, sorry, percentage change in EPS divided by percentage change in sales। इतना पार्ट क्लियर है कि हमारा कॉम्बाइंड लेवरेज क्या होता है? कॉम्बाइंड लेवरेज बेसिकली कुछ है नहीं, हम लोग ने क्या किया, फिक्स कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक ऑपरेशंस करने के लिए और दूसरा फाइनेंसिंग करने के लिए। राइट, और इन दोनों का हमने रेशियोज कैलकुलेट कर दिया। बट अगर एक बिजनेस लेवल पे देखना है आपको कि सेल्स में कितना चेंज होने की वजह से मेरे ईपीएस में चेंज होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं यूज करूंगा कॉम्बाइंड लेवरेज। इतना पार्ट क्लियर है? और एक और आपको शॉर्टकट देता हूं कि अगर हमको क्वेश्चन में बोला गया है, क्या बोला गया है कि परसेंटेज चेंज इन सेल्स दिया है, परसेंटेज चेंज इन सेल्स दिया है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको मल्टीप्लाई किससे कर सकता हूं? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। तो मेरे को क्या मिल जाएगा इससे? परसेंटेज चेंज इन EBIT। ठीक है, और परसेंटेज चेंज इन EBIT को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं किससे? DFL से, तो मेरे को क्या मिलता है? परसेंटेज चेंज इन EPS। ठीक है, और अगर हमको परसेंटेज चेंज इन EPS निकालना है और परसेंटेज चेंज इन सेल्स देके रखा है और DCL देके रखा है, तो यहां से डायरेक्ट यहां पे आने के लिए मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई बाय DCL। इज दैट क्लियर? देखो शॉर्ट फॉर्म में मैं बताऊं कि सेल्स में क्या चेंज होने वाला है, उसके वजह से मेरे EBIT मतलब मेरे प्रॉफिट में क्या चेंज होगा, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ऑपरेटिंग लेवरेज से। और EBIT से EPS में क्या क्या चेंजेस होंगे, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? फाइनेंशियल लेवरेज से। बट अगर हमको डायरेक्टली निकालना है कि सेल्स में चेंज होने की वजह से मेरे EPS में क्या चेंज होगा, EPS का मतलब समझ में आता है ना, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर में क्या चेंज होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई करेंगे? DCL से। DCL का फुल फॉर्म क्या है? डिग्री ऑफ
कॉम्बाइंड लेवरेज। ठीक है, मैं बता रहा हूं आधा चैप्टर इस एक छोटे से चार्ट में हमने सम अप कर दिया। ठीक है, तो एक काम करो, समरी बना के लिख देना। ठीक है, हेडिंग दे देना समरी ऑफ लेवरेज, और आपको ये सब पूरा पार्ट लिख लेना है। ठीक है, इसके साथ अब प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट भी अटैच करना है तो कर सकते हो, पर ये आपका एक पेज में पूरे इस चैप्टर का समरी है लेवरेज का। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी चीजें आएंगी वो हम लोग डिस्कस करेंगे, बट जो मोटा मोटी बोलते हैं ना कि सिलेबस क्या है लेवरेज का, तो वो ये। ठीक है, चलो फटाफट से आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, हो गया। अब अगर आपने ऊपर वाले एग्जांपल के यहाँ पे कुछ स्पेस दिया होगा, ठीक है, मेरे को नहीं लगता आप लोगों ने दिया होगा, बट ठीक है, क्या करना, एक छोटा सा स्टिकी नोट होगा तो स्टिकी नोट यूज करना। क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना डीसीएल, और डीसीएल हम कैलकुलेट करेंगे। तो डीसीएल क्या आएगा हमारा फॉर्मूला, डीसीएल का फॉर्मूला क्या है अभी बताया हमने, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन कितना है हमारा 2,50,000 डिवाइडेड बाय 2,30,000 माइनस 1,00,000 माइनस 30,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.30। ठीक है, तो हमारा कितना आएगा 2,50,000 डिवाइडेड बाय 87,143। ठीक है, तो 2,50,000 डिवाइडेड बाय 87,143, दैट विल गिव मी 28.69%, सॉरी 28.69। ठीक है, डीसीएल कितना आया हमारा 20, कुछ नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, यहाँ पे आ रहा है हमारा 2.869, 2.869। और अगर मेरे को परसेंटेज चेंज इन सेल्स देके रखा है, परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना दिया था हमको 10%, तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस निकाल सकते हैं क्या, तो डीसीएल इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, which will give me DCL आया हमारा 2.869 और परसेंटेज चेंज इन ईपीएस नहीं पता, तो x डिवाइडेड बाय 10, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 28.69%। ठीक है, तो कितना परसेंट चेंज हो रहा है 28.69, क्या ये हमारा ऊपर से मैच कर रहा है, द आंसर इज यस। ठीक है, तो चलो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लो डीसीएल को। और मैं बता रहा हूं ये जो हमने एग्जांपल किया है, ये एक एग्जांपल आपका पूरा का पूरा चैप्टर सम अप करता है। कुछ छोटी छोटी न्यू चीजें आएंगी, बट जो मेजॉरिटी चंक है ना कि जो एग्जाम में पूछा जाता है वो इसमें कवर हो जाता है।
ठीक है, तो चलो फटाफट से ये डीसीएल नोट कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चंस करना। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड डीएफएल व्हेन ईबीआईटी इज 2,06,000 एंड 1,72,000। ठीक है, इजी क्वेश्चन। आगे लिखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या दिया हुआ था हमको, ईबीआईटी देके रखा है 2,06,000 और ईबीटी देके रखा है कितना, 1,72,000। हमको क्या पूछा है, फाइंड डीएफएल, डीएफएल बताना है। इजी सा क्वेश्चन है ये। डीएफएल का फॉर्मूला क्या आएगा, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। हमारा इस पे डिस्कशन हुआ था, मैंने बताया था कि हमारा जो प्रेफरेंस डिविडेंड वाला है अगर क्वेश्चन में दिया है तो ही यूज करना है, वरना हम लोग डायरेक्टली ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट क्या होता है ईबीटी, वो भी यूज कर सकते हो। तो कितना आएगा, 2,06,000 divided by 1,72,000, that will give me 1.1976। ठीक है, बस इतना सा ही था, इजी सा। चलो इसको नोट डाउन कर लो। हो गया, ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, देखो क्या देके रखा है क्वेश्चन नंबर 10 में, सेल्स देके रखा है एट ₹100 पर यूनिट 24 लाख। ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट कितना बोला है 50%। 50% ऑफ व्हाट, हमेशा याद रखना वेरिएबल कॉस्ट का बेस हमेशा सेल्स होता है। तो अगर 50% बोला है तो 24 लाख का 50% कितना होगा वेरिएबल कॉस्ट, 12 लाख। ठीक है, फिक्स कॉस्ट देके रखा है 10 लाख, borrowed 10 lakh at 10% per annum, its equity share capital is 10 lakh of ₹100 each। ठीक है, तो क्या मेरे को इससे नंबर ऑफ शेयर्स पता चल सकते हैं क्या, ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे, तो 10 लाख टोटल शेयर अमाउंट डिवाइडेड बाय एक शेयर का दाम कितना है 100 रुपए, तो 100 से डिवाइड कर दो तो कितना आ रहा है 10,000 शेयर्स। ठीक है, द टैक्स रेट इज 50%। क्या बोला है कैलकुलेट करने को, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कॉम्बाइंड लेवरेज, रिटर्न ऑन इक्विटी, एंड इफ सेल्स इंक्रीज बाय 6 लाख व्हाट विल बी द न्यू ईबीआईटी। ठीक है, चलो जिसको खुद से ट्राई करना है वो लेक्चर पॉज कर सकता है। ठीक है, और जो मेरे साथ करना चाहता है वो मेरे साथ करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। देखो बेटर प्रैक्टिस ये हमेशा रहेगी कि खुद से पहले ट्राई करो। क्यों, क्योंकि क्या होता है आप गलती भी करोगे ना तो आपको समझ में आएगा ये गलती मैंने क्यों की। लिखना प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। चलो टेबल बनाते हैं हम लोग। बस वही है, सेम चीजें रिपीट होंगी अभी देखना, कुछ कुछ न्यू चीज आएंगी। जैसे इस क्वेश्चन में नया क्या आया हमारा, आपको दिखा क्या नया क्या आया है, हमारा नया ये पार्ट है, ये रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है,
कॉलम बना लेना। सबसे पहले लिखेंगे पर्टिकुलर रुपीस। सबसे पहले आएगा हमारा सेल्स। सेल कितना दिखे रखा है? 24 लाख। उसमें से लेस करना वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा? A मल्टीप्लाई बाय 50%, दैट इज 12 लाख। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा? A माइनस बी, दैट इज 12 लाख। ठीक है। फिर डी, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया है क्वेश्चन में? 10 लाख। तो हमारा EBIT कितना आ गया? तो EBIT आएगा हमारा C माइनस डी। तो कितना आ गया? 2 लाख। उसके बाद F, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना आएगा? तो हमारा 10% है 10 लाख पे, तो 10 लाख इंटू 10%, दैट इज 1 लाख। ठीक है। तो बचा कितना? 1 लाख। ये आ गया हमारा EBT। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? टैक्स एट द रेट 50%। तो G मल्टीप्लाई बाय 50%, दैट इज 50,000। तो हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आ गया? 50,000। और क्या हमको यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर के बारे में कुछ बोला है? आंसर इज नो। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्टली यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स ले लेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स हमने कितना निकाला था? 10,000। तो हमारा EPS कितना आ रहा है? 5। कैसे आएगा? I डिवाइडेड बाय J। ठीक है। बस ये सिंपल सा प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट था। अब इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल लेते हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज कितना आएगा? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। कंट्रीब्यूशन कितना था हमारा? 12 लाख। और EBIT कितना था हमारा? 2 लाख। ठीक है। तो कितना आ रहा है ऑपरेटिंग लेवरेज हमारा? 12 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 6। सिंपल। आगे फाइनेंसिंग लेवरेज EBIT अपॉन EBT। EBT क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं बोला गया है। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, दैट इज 2। एंड लास्टली combined leverage, that is contribution डिवाइडेड बाय EBT। ठीक है। तो कितना आएगा? 12 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, दैट इज 12। आपको वो भी यूज कर सकते हो, ऑपरेटिंग लेवरेज मल्टीप्लाई बाय फाइनेंसिंग लेवरेज, तो भी आंसर आपका सेम आएगा। इतना पार्ट समझ में आया? चलो इतना पार्ट फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे का पार्ट देखते हैं।
ठीक है, इतना पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन देखोगे तो हमको क्या बोला था पहले, ऑपरेटिंग लेवरेज निकालने को, फाइनेंसिंग लेवरेज निकालने को, कॉम्बाइंड। नेक्स्ट बोला रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, तो लिखना रिटर्न ऑन इक्विटी, इसके अंदर लिखना इट refers to it refers to profit earned by the equity shareholder on the amount invested in the business। ठीक है, इट रेफर्स टू प्रॉफिट अर्न्ड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। फॉर्मूला क्या हो जाता है रिटर्न ऑन इक्विटी का, तो ROE इज इक्वल टू अर्निंग फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अर्निंग फॉर इक्विटी एंड इन्वेस्टमेंट। देखो मैं अर्निंग फॉर इक्विटी क्यों लिख रहा हूं, ठीक है। अब अगर हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड है तो क्या आप लोग ले सकते हैं, देखो अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड हमारे आंसर में नहीं है तो हम क्या लेंगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स। बट अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, हमको लेना पड़ेगा नेट इनकम। ठीक है, दोनों का फर्क समझते हो ना, क्योंकि अर्निंग आफ्टर टैक्स जो आता है उसमें से हम क्या करते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं। तो मेनली हमको क्या देखना है कि इक्विटी वालों के लिए कितनी अर्निंग्स हुई है। तो इस क्वेश्चन में कितना आया है, अर्निंग इक्विटी का कितना था, अर्निंग आफ्टर टैक्स 50,000। तो 50,000 डिवाइडेड बाय कितना पैसा लगाया है, 10 लाख इंटू 100 विच विल इक्वल टू 5%। ठीक है, इजी। आगे लास्ट क्या पार्ट बोले, इफ द सेल्स इंक्रीजेस बाय 6 लाख व्हाट विल बी द न्यू EBIT। ठीक है, तो 6 लाख से सेल्स बढ़ा है तो हम लोग देख सकते हैं परसेंटेज इंक्रीज, एक सेकेंड लिखना, परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स कैसे कैलकुलेट करोगे, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख इंटू 100। कितने से इंक्रीज हुआ, 6 लाख से, और पुराना सेल्स कितना था, 24 लाख। तो 6 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 100 दैट इज 25%। 25% से सेल्स क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो क्या हम लोग इससे पता कर सकते हैं कि न्यू EBIT कैसा आएगा। तो न्यू EBIT निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले परसेंटेज इंक्रीज इन EBIT कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय ऑपरेटिंग लेवरेज मल्टीप्लाई बाय DOL। तो कितना आएगा, 25 मल्टीप्लाई बाय DOL कितना है, 6, दैट इज 150%। तो न्यू EBIT कितना आएगा, 2 लाख 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 150%, दैट इज 3 लाख। इजी। अगर आपको इसको टेबल बना के करना है तो आप टेबल बना के भी कर सकते हो। ठीक है, टेबल बना के कैसे करोगे, तो समझो, सबसे पहले लिखेंगे, यहां पे लिख लेना नीचे, ऑल्टरनेटिवली। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली लिखना प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट।
ठीक है, टेबल बना लेते हैं। लिखना पर्टिकुलर रुपीस। सबसे पहले सेल्स, सेल्स कितना आएगा, पहले कितना था 24 लाख, और कितने से बढ़ गया 6 लाख से, तो सेल्स कितना हो गया 30 लाख। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट निकाले थे, वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा, 50% था सेल्स का, 50% ही था ना, हाँ। तो कितना आ रहा है 15 लाख। तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, A माइनस बी, दैट इज 15 लाख। उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया था क्वेश्चन में, 10 लाख। ठीक है, तो हमारा EBIT कितना आ गया 5 लाख। ठीक है, अच्छा, हाँ ठीक है, ये न्यू EBIT नहीं है, याद रखना, ये आएगा हमारा इंक्रीज इन EBIT। तो न्यू EBIT कितना आएगा, 2 लाख प्लस 3 लाख, दैट इज 5 लाख। इजी, समझ में आया, हमने टेबल से भी कर लिया, और अगर आपको फॉर्मुलेटेड भी करना है तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, दो जो आपको इजी जा रहा है आप उससे करो। ठीक है, बट दोनों से आंसर हमारा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको क्रॉस चेकिंग के लिए बनाना है तो आप भी वो कर सकते हो, बट एग्जाम में कैसा है, एग्जाम में हमको टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा करना है। ठीक है, क्योंकि अगर बच्चा टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाता है तो उसके क्वेश्चंस मिस हो सकते हैं। इतना पार्ट क्लियर है क्या, चलो फटाफट से इतना पार्ट नोट डाउन कर लो।
हो गया? चल, इजी चल रहा है ना क्वेश्चन? देखो वो एक एग्जांपल से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या बोला है, फाइनेंशियल डेटा देके रखा हमको 3 कंपनीज का ABC फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21। क्या बोला है, वेरिएबल एक्सपेंसेस देके रखा है 66.67, 75 और 50। ये किसके फॉर्म में दिया? परसेंटेज ऑफ सेल्स के फॉर्म में। इंटरेस्ट का खर्चा कितना दिया? 200, 300, 1000। ऑपरेटिंग लेवरेज कितना देके रखा है? 5, 6, 2। फाइनेंशियल लेवरेज कितना देके रखा है? 3, 4, 2। ठीक है। और इनकम टैक्स रेट देके रखा है 0.35, 0.35, 0.35, मतलब 35%। हमको क्या बोला है, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट एंड कमेंट ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ दीज कंपनीज। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन को लेके हमको इसको कमेंट करना है। ठीक है, सबसे पहले एक काम करो, सेम जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। इसमें 4 कॉलम्स करना, 1, 2, 3। ठीक है, यहां पे लिखना पर्टिकुलर ABC, पर्टिकुलर ABC। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सेल्स। सेल्स हमको अभी तक दिया नहीं है, उसमें से क्या करेंगे, लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद हमको क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन। फिर कंट्रीब्यूशन से क्या माइनस करेंगे हम लोग, फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने के बाद हमको क्या मिलेगा, EBIT। और EBIT से माइनस क्या करेंगे हम लोग, इंटरेस्ट। तो हमको क्या मिलेगा, EBT। फिर क्या माइनस करेंगे, टैक्स। कितने से, एट द रेट 35%। और लास्ट हमको क्या मिल जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, उसके अलावा कुछ और दिया है क्या, नहीं दिया। चलो अब हम एक एक चीजें पुट करते हैं जो इसमें आने वाली है। तो देखो हमको इंटरेस्ट एक्सपेंस देके रखा है, कितना देके रखा है, 200, 300, 1000। तो ये लिख लेते हैं, 200, 300 एंड 1000। ठीक है, उसके बाद हमको क्या देके रखा है, ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज और इनकम टैक्स। अब मेरे को बताओ, ये जो टेबल है इसमें हमको एक फिक्स्ड कॉस्ट देके रखा है, दैट इज इंटरेस्ट। क्या उसका यूज करके हम लोग कुछ भी इसमें अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो हमारे पास ऑपरेटिंग लेवरेज भी है और फाइनेंशियल लेवरेज भी है। ठीक है, तो किसी चीज का यूज कर सकते हैं क्या हम लोग, सोचो सोचो। क्या हम लोग यहाँ पे फाइनेंशियल लेवरेज का यूज कर सकते हैं? आंसर इज यस, हम लोग फाइनेंशियल लेवरेज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे यूज करोगे वो समझो। हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं पहले। तो फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स। यही करते हैं हम लोग। अब हमारे पास प्रेफरेंस डिविडेंड का पार्ट तो बोला नहीं है कुछ, तो क्या मैं इसको हटा सकता हूं? आंसर इज यस, मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि हमको प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो हम क्या करेंगे, हम इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो फर्म ए के लिए ले लेते पहले, फर्म ए का EBIT क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया। तो लेट EBIT बी x अपॉन x माइनस 200। ठीक है, और फर्म ए का हमको ये DFL देके रखा है ना, कितना देके रखा है, 3 देके रखा है। तो इधर लिख लेना फर्म ए, फर्म ए का 3 देके रखा है। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3x माइनस 600 इज इक्वल टू x। 3x को या x को इधर भेजो तो क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू 600। x का वैल्यू कितना आया, 300। x का वैल्यू कितना आया, 300। मतलब हमारा EBIT कितना है, 300। ठीक है, तो इसको पुट करोगे तो क्या आएगा,
300 इधर पुट किया तो 300 माइनस 200 कितना हो गया 100। सिंपल है। देखो मैं आपको ए का सॉल्व करके बता रहा हूं, आपको बी और सी का खुद से करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमारे पास ईबीआईटी आ गया। हमारे पास क्या आ गया, ईबीआईटी आ गया। हमारे पास ओएल है, तो क्या हम कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं? आंसर इज यस। तो हम लोग क्या लिखेंगे, DOL इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। अब ऑपरेटिंग लेवरेज कितना है फर्म ए का 5, तो लिखना 5 इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन तो पता नहीं है और ईबीआईटी कितना है 300, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1500। ठीक है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया हमारा 1500। यहाँ पे 1500 पुट कर देते हैं। ठीक है, और 1500 में से कितना मैं माइनस करूं कि मेरे को 300 मिले, तो आंसर इज 1200। ठीक है, कंट्रीब्यूशन आ गया। अब और क्या कर सकते हैं, और क्या दिया हुआ है हमको इंफॉर्मेशन? हमको टैक्स रेट देके रखा है, चलो टैक्स रेट के हिसाब से देख लेते हैं। टैक्स रेट कितना है 35%, तो इसका 35 टैक्स आ गया। अब कितना आ गया 65। अब बताओ, अब हमारे पास सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट है, उससे कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाँ, कॉस्टिंग में कुछ है क्या इसको सिखाया हुआ? ठीक है, एक मैं सिंपल सा तुमको एक टेक्निक समझा रहा हूं। देखो, सेल्स समझ लो 100 रुपए है, वेरिएबल कॉस्ट हमारा 70 रुपए है, तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 30 आएगा। सेल्स मेरा 100 है, वेरिएबल कॉस्ट मेरा 70 है, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 30 आ जाएगा। राइट, अब अगर मैं बोलूं कि वेरिएबल कॉस्ट ऑन सेल्स कितना आएगा 70% और कंट्रीब्यूशन ऑन सेल्स कितना आ रहा है 30%, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि वेरिएबल कॉस्ट ऑन सेल्स प्लस कंट्रीब्यूशन ऑन सेल्स विल ऑलवेज बी हमारा 100%? क्या मैं ये बोल सकता हूं? है ना, क्योंकि आप कोई भी केस ले लो, समझ लो हमने ऊपर वाला क्वेश्चन ही देखा है, इसका ही देख लो। सेल्स कितना है 30 लाख, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 15 लाख, मतलब कितना हुआ 50%, और कंट्रीब्यूशन कितना हमारा 15 लाख, तो वो भी कितना हो गया 50%। तो 50% प्लस 50% कितना हो गया 100%। पार्ट समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है क्या? मेनली हो क्या रहा है समझो, अगर आप देखोगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। राइट, तो अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट को इधर ले लूं तो क्या आ जाएगा, सेल्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट। और इसी को हम लोग अगर सेल्स के बेसिस पे ले रहे हैं, है ना, तो क्या होगा समझ लो, सेल्स हमारा 100% है, तो कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट भी हमको क्या मिलेगा 100% मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसी चीज को यूज करना चाहूं, अगर मैं इसी चीज को यूज करना चाहूं, देखो वेरिएबल एक्सपेंस कितना देके रखा है ए के लिए 66.67, तो लिखना ये ठीक है, एक सेकंड देना। ये आपको मैंने जस्ट एक कॉन्सेप्ट समझाया है, ठीक है, ये आंसर का पार्ट नहीं था। अब हम लोग आंसर लिखेंगे यहाँ पे, वेरिएबल कॉस्ट
परसेंटेज ऑफ सेल्स कितना देके रखा है 66.67%। तो कंट्रीब्यूशन परसेंटेज ऑफ सेल्स कितना होगा, दैट इज 100 minus 66.67%, that is 33.33%। तो अगर मैं लिखूं कि कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, ये मेरे को देने वाला है 33.33%। तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है क्वेश्चन में 1500, सेल्स निकालना है तो x इंटू 100 इज इक्वल टू 33.33। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 33.33, दैट विल गिव मी 4500। मतलब मेरा सेल्स कितना आया 4500, और उसमें से क्या माइनस करूं कि मेरे को 1500 आ जाए, दैट इज 3000। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे हमारा इनकम स्टेटमेंट बन गया ए का। वैसे हमको ऐसे ही बनाना पड़ेगा बी का, और वैसे ही बनाना पड़ेगा सी का। अब आपको समझ में आया होगा कि फॉर्मूले को कैसे रिलेशंस में यूज करना है, कि अगर फॉर्मूले में कोई एक चीज मिसिंग है तो आपको दूसरों चीजों का यूज कैसे करना है। क्लियर है क्या? चलो एक काम करो, बी और सी अभी करो। सर होमवर्क बोले थे, नहीं नहीं अभी करो, क्योंकि अभी करोगे तभी होगा। मेरे को पता है घर पे जाके कोई कुछ नहीं करता है। ठीक है, चलो फटाफट से इसको करो।
ठीक है, हो गया सबका ए बी सी तीनों का कैलकुलेट किया क्या? चलो मैं फटाफट से अभी ए का हुआ है ना, अब यहाँ पे बी का कैलकुलेशन कर देता हूँ। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं फर्म बी। ठीक है, तो फर्म बी का डीएफएल कितना था? 4 था, और इंटरेस्ट का कितना पार्ट था? 300। तो कितना आएगा ये? 4x माइनस 1200, दैट इज 3x माइनस 3x इज इक्वल टू 1200। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 400। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं, ऊपर लिखते थे EBIT आ गया हमारा 400, ये आ गया हमारा 100। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटिंग लेवरेज कितना था? 6, और EBIT हमने 400 कैलकुलेट कर लिया, तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 2400। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा हमारा? 2000 का। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज कितना देके रखा था? 75%। 75%। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन परसेंटेज ऑफ सेल्स कितना आ जाएगा? तो 75 माइनस 25%, सॉरी 75, 100 माइनस 75%, that will give me that will give me 25%। 25%। तो आंसर कितना आएगा हमारा? कंट्रीब्यूशन कितना था? 2400। तो वैल्यू क्या आ रही है हमारी? 2400 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 25, दैट विल गिव मी 9600। ठीक है, तो सेल्स आ गया हमारा 9600। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा? 9600 माइनस 2400, दैट इज 7200। ठीक है, टैक्स कितना आएगा? 65 आएगा, सॉरी 35 आएगा। तो हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आ गया? 65। ठीक है, किस किस का बी का पार्ट करेक्ट आया है, या सॉल्व भी नहीं किया? जल्दी बोलो। ठीक है, बी का हो गया, वैसे सी का करना है, सी का भी कर लेते हैं। सी का फाइनेंशियल एवरेज कितना है? 2, और इंटरेस्ट कितना है? 1000। तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 2000। एक्स का वैल्यू आ रहा है हमारा 2000। ठीक है, तो EBIT कितना है हमारा? 2000। ठीक है, वैसे ही ऑपरेटिंग लेवरेज यूज करके हम लोग कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर देते हैं। तो EBIT था 2000, ऑपरेटिंग लेवरेज कितना था? 2 का, तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आया? 4000। ठीक है, इस बेसिस पे कर देते हैं, 2000 माइनस 1000, 1000, उसके बाद टैक्स कितना लगेगा? 350। तो हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आया? 650। कंट्रीब्यूशन कितना आया? 4000। तो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कितना आएगा? 2000। ठीक है, फिर हमको वेरिएबल एक्सपेंस कितना बोला? 50%। तो 50% है, तो 50% माइनस करेंगे तो भी हमको कितना मिलेगा? 50। कंट्रीब्यूशन कितना था? 4000। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 4000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 50, दैट विल गिव मी 8000। ठीक है, तो हमारा सेल्स कितना आ गया? 8000 का। दैट्स इट। ठीक है, इजी।
ठीक है, जिसने बी और सी पार्ट नहीं किया है वो खुद से कर लेना, ठीक है, इसको लिखना है, नोट डाउन कर लो, बट आपको खुद से प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। मैं हर क्वेश्चन में ऐसा ही करूंगा, मैं आपको पहले खुद से कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आपको बोलूंगा ट्राई करने को, ठीक है। खुद का दिमाग लगाओ, खुद का दिमाग लगाओगे तभी आपको चीजें बहुत इजी जाएंगी, ठीक है, क्योंकि अब फाउंडेशन लेवल हो गया भाई, इंटरमीडिएट है, ठीक है, इंटरमीडिएट इतना इजी नहीं आएगा। इतना पार्ट क्लियर है, ठीक है। ये था हमारा पार्ट ए, दैट इज इनकम स्टेटमेंट बनाने वाला। सेकेंड पार्ट क्या वाला है, कमेंट ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपनी, ठीक है। जब भी हम फाइनेंशियल पोजीशन की बात करते हैं तो आप एकदम सिंपल मतलब समझो, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज एंड डिग्री ऑफ कॉम्बाइंड लेवरेज, ये तीनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, समझाने वाला पार्ट चल रहा है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्या बोलता है कि अगर परसेंटेज चेंज इन सेल्स हुआ, परसेंटेज चेंज इन सेल्स हुआ, तो उसी के अकॉर्डिंग मेरा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी होगा। इसका मतलब क्या है, अगर समझ लो हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज 10 है, मतलब सेल्स समझ लो 10% से चेंज हुआ, तो उसके 10 टाइम्स ईबीआईटी चेंज होगा, मतलब 100% से ईबीआईटी चेंज होगा। तो एकदम सिंपल क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी हम लोग का लेवरेज है वो थोड़ा सा सेल्स के चेंज होने की वजह से वो हमारे रिजल्टेंट में, मतलब यहाँ पे सेल्स का रिजल्टेंट क्या आ रहा है, ईबीआईटी, दैट इज प्रॉफिट। तो सेल्स 10% से चेंज हो रहा है, तो हमारा ईबीआईटी कितने से चेंज हो रहा है, 100% से, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे सेल्स 10% से गिरेगा तो हमारा ईबीआईटी प्रॉफिट भी कितने से गिरेगा, 100% से। तो अगर आप समझोगे कि अगर बढ़ रहा है तो बहुत फायदा हो रहा है, बट अगर कम हो रहा है तो भी नुकसान ज्यादा हो रहा है। मतलब क्या आ रहा है यहाँ पे, रिस्क फैक्टर भी कैसा है, ज्यादा है, ठीक है। सेम गोज विथ डीएफएल, अगर मेरा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी दिया हुआ है तो उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में मेरा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस कितना हो रहा है। सिंपल भाषा में मेरे प्रॉफिट के चेंज होने के वजह से मेरे ईपीएस पे कितना इफेक्ट आ रहा है, इसी को मैं क्या बोलूंगा, फाइनेंशियल लेवरेज, ठीक है। अगर समझ लो ये 5 है, फाइनेंशियल लेवरेज हमारा कितना है, 5 है, तो अगर समझ लो ईबीआईटी 10% से चेंज हो रहा है, ठीक है, समझ लो ईबीआईटी 10% से इंक्रीज हो रहा है, तो ईपीएस कितने से इंक्रीज होगा, 50% से, ठीक है। ये 50% समझ में आ रहा है ना मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि परसेंटेज चेंज इन ईपीएस का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी मल्टीप्लाई बाय डीएफएल, ठीक है। तो अगर मैं डीएफएल बोल रहा हूँ 5 और परसेंटेज चेंज इन ईपीआईटी बोल रहा हूँ 10, तो हमको कितने से चेंज होगा, 50% से चेंज होगा, ठीक है। और कॉम्बाइंड लेवरेज क्या बोलता है, कॉम्बाइंड लेवरेज बोलता है कि कितने परसेंट चेंज इन सेल से मेरा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इफेक्ट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब एकदम सिंपल समझो, ग्रोथ ज्यादा होना अच्छा है, ग्रोथ ज्यादा होना अच्छा है, बट अगर ज्यादा ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको रिस्क भी ज्यादा लेना पड़ेगा। मतलब समझ में आ रहा है, ज्यादा पैसा कमाने के लिए हमको ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन में आओगे, क्वेश्चन में अगर आप ऑपरेटिंग लेवरेज को देखोगे तो क्या दिख रहा है, ए का है 5, बी का है 6 और सी का है 2, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सेल्स अगर ए का 10% से इंक्रीज हो रहा है तो उसका जो प्रॉफिट है वो कितने से इंक्रीज होगा, 50% से। सेम गोज विद बी, सेम गोज विद सी, ठीक है। तो यहां पे लिखना, यहाँ पे बी वाले पॉइंट में लिखना, बी वाला हमको क्या बोला है, कमेंट द फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। इसमें लिखना, फर्म बी हैज द हाईएस्ट मैग्निफिकेशन, हाईएस्ट मैग्निफिकेशन in case of DOL, DFL and DCL,
कैसे समझो, DOL कितना है इसका 5, इसका 3, तो कॉम्बाइंड लेवरेज कितना आएगा दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके 15। वैसे ही बी का ऑपरेटिंग लेवरेज कितना है 6 और फाइनेंशियल लेवरेज कितना है 4, तो इसका कितना कॉम्बाइंड लेवरेज आ रहा है 24। सी का 2 2, तो कितना आ गया 20, सॉरी 4। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है, सबसे ज्यादा बेनिफिट चेंज का किसको होने वाला है, बी को। Therefore, in case, therefore, in case of increase in sales, it would lead to highest, it would lead to highest percentage increase in profit and EPS for the company. But in case of, but in case of decrease in sales, but in case of decrease in sales, it would lead to highest percentage decrease in profit and EPS। ठीक है, firm firm C has the lowest magnification in case of DOL, DFL and DCL, which make it a risk which make it a less risk taking कंपनी। ठीक है, कंपनी दिया है कि फर्म दिया है क्वेश्चन में, कंपनी दिया है, तो काम करना है यहां से फर्म हटा के कंपनी कर लेना। ठीक है, तो ये थे हमारे कमेंट्स। चलो फटाफट से इतना पार्ट नोट डाउन कर लो, और यहां पे हमारा ये वाला क्वेश्चन ओवर होता है। ठीक है, चलो अब ना एक काम करते हैं, एक
पास्ट पेपर का क्वेश्चन ले लेते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारे को दिसंबर 2018 में पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो क्या बोला है। जे एन कार्ती सेल्स 10 lakh bottles of soda in a year. Each bottle produced have a variable cost of ₹5 and sells for ₹10। मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना दे दिया 10 और वेरिएबल कॉस्ट कितना दे दिया ₹5। Fixed operating costs are ₹10 lakh and the company has a debt of 12 lakh at the rate 10%। ठीक है, इंटरेस्ट लोन भी दे दिया, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट भी दे दिया। हमको क्या बोला है, ओएल निकालो, एफएल निकालो, टीएल निकालो। टीएल मतलब कॉम्बाइंड एवरेज। कर पाओगे क्या? ठीक है, एक काम करो, जिसको ट्राई करना है वो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। हम लोग आंसर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बना लेते हैं प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखना पर्टिकुलर रुपीस। सबसे पहले सेल्स आएगा। सेल्स कितना है हमारा, हम लोग बेच रहे हैं 10 लाख यूनिट्स एट ₹10 ईच, तो लिखना 10 लाख यूनिट्स इंटू 10, दैट इज 1 करोड़। ठीक है, उसमें से अब क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया है 10 लाख यूनिट्स इंटू ₹5, दैट इज 50 लाख। तो हमको क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, तो इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते, तो हमारा क्या आ जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, कितना आएगा 50 लाख। फिर हमको फिक्स्ड कॉस्ट देके रखा है, कितना देके रखा है फिक्स्ड कॉस्ट 10 लाख, तो 10 लाख इसमें से माइनस हो जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा ईबीआईटी। ईबीआईटी का फुल फॉर्म क्या बताया था, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है, अब इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट कितना आएगा 12 लाख पे 10%, दैट इज 1,20,000। ठीक है, तो हमको मिल जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, दैट इज 38,80,000। इसके अलावा कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में, देखो टैक्स दिया नहीं है, तो हम लोग अर्निंग आफ्टर टैक्स तक नहीं जाएंगे। अब निकाल लेते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। फॉर्मूला क्या आता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कितना है कंट्रीब्यूशन हमारा 50 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख, तो कितना आ गया 1.25। नेक्स्ट डीएफएल निकाल लेते हैं, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, दैट इज 40 लाख divided by 38,80,000, that will give me 1.0309। and last DCL, that is contribution upon EBT, that is 50 lakh divided by 38,80,000। ठीक है, एकदम सिंपल सा था, पास पेपर का क्वेश्चन था। कितना आ रहा है 1.2887। ठीक है, दैट्स इट सर, इतना सा, अरे एक्सपर्ट हो गए हो तुम लोग। ठीक है, चलो फटाफट से इतना पार्ट नोट डाउन कर लो।
ठीक है, हो गया। चलो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। जितना पार्ट हो रहा है सबका आप क्या करो, एक छोटा सा एक 100 पेज का नोटबुक बनाओ और उसमें कैसा है चैप्टर एंड हुआ ना, उसके बाद आप समरी नोट्स बना लो। ठीक है, समरी नोट्स इन द सेंस अभी जैसे इसमें अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, डीएफएल देखा, डीओएल देखा, डीसीएल देखा, उसका फॉर्मूलाज देखा और हमने प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट देखा। उसको क्या करो एक पेज पे प्रॉपरली बना लो। ठीक है, और उसके साइड में क्वेश्चन नंबर्स लिखना। अभी हम लोग जितने भी क्वेश्चंस करेंगे और उसको आपको क्वेश्चन नंबर को लेवलिंग दे देनी है कि ए लेवल का कौन सा है, बी लेवल का कौन सा है, सी लेवल का कौन सा है। ए लेवल का मतलब उसको एग्जाम से पहले करके जाना है। अब वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से रखना है। ठीक है, अभी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर अभी कर लोगे ना तो बाद में ये चीजें इजी हो जाएंगी। तो क्या करोगे, ए और बी जो लेवल के हैं क्वेश्चंस उसको आप सॉल्व करके ट्राई करोगे और जो सी लेवल के क्वेश्चन होंगे आप उसको देख के भी कर लोगे तो भी चलता है। ठीक है, लेकिन क्या है अभी से वो चीज स्टार्ट करो। क्योंकि क्या होता है बच्चे ये सब कब स्टार्ट करते हैं, जब एक बार लेक्चर्स खत्म हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लेवलिंग देते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग से ही अपने आप को प्रिपेयर रखना है। ठीक है, ताकि हमको एंड में कैसा है फास्ट फास्ट ना जाना पड़े। ठीक है, तो इसी बात पे चलो आज का लेक्चर हम एंड करते हैं। बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।